हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आपको कल अपवर्तनांक की परिभाषा बताई गई थी। अपवर्तनांक दो प्रकार से बताया था हमने। एक आपको बताया था कि निरपेक्ष अपवर्तनांक और दूसरा बताया था सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, तो निरपेक्ष अपवर्तनांक का फार्मूला आपको याद होगा, n इक्वल टू क्या था, c/v। निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात जो होता है उसे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे कहा जाए कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर, तो ऊपर निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल, नीचे किसमें, कांच में प्रकाश की चाल। ठीक है, ये सापेक्ष बताया था, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे में दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। पहले और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चालों का जो अनुपात होता है उसे एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे हमारे पास लिखा जाए NaG, तो NaG का अर्थ होता है हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। A का मतलब एयर हो गया और G का मतलब क्या हो गया, ग्लास। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो NaG, तो ऊपर किसमें प्रकाश की चाल आएगी, वायु में प्रकाश की चाल, नीचे किसमें प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल। ठीक है, इसी प्रकार अगर लिखा हो हमारे पास NaW, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है NaW का अर्थ है कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। आपको बताया था, कल भी मैंने बताया था। देखो A आगे तो उसी के सापेक्ष, W का पीछे, तो उसका, तो वायु के सापेक्ष। देखो जितने भी अपवर्तनांक होते हैं सब वायु के सापेक्ष ही लिखे होते हैं, और कुछ पदार्थों के ऐसे होते हैं जैसे मान लीजिए वैसे वायु का अपवर्तनांक होता है, इसलिए अन्य पदार्थों के अपवर्तनांक पर वायु के अपवर्तनांक का प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन अगर कांच के सापेक्ष जल का निकालें तो जल का वैसे 4/3 होता है, जैसे ये कितना है, 4/3। ठीक है, और इसका फार्मूला क्या होगा, V एयर, वायु में प्रकाश की चाल बटे में जल में प्रकाश की चाल। ठीक है, इसी प्रकार अगर आपके पास लिखा जाए NGW का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है कि कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो ऊपर कांच में प्रकाश की चाल और नीचे जल में प्रकाश की चाल। जल में प्रकाश की चाल को क्या मान सकते हैं, W। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको अगर कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन लिखा करने के लिए आता है तो भी आप उसको हल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना, कौन किसके सापेक्ष है। जैसे मैंने लिख दिया NWA, इसका मतलब क्या है, NWA का अर्थ है कि जल के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक। NWG लिखा है तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, अब जैसे इसका फार्मूला लिखे तो आप कैसे लिखेंगे बताइए। तो पहले कौन है, W, तो जल में प्रकाश की चाल, और बटे A का मतलब एयर, तो एयर में कितनी होगी, V एयर, वायु में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो इस प्रकार आप NWA इसको ऐसे लिख सकते हैं, NaW तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, अब आपको हम एक न्यूमेरिकल बता रहे हैं, तो न्यूमेरिकल पर ध्यान देना जो आपकी बोर्ड परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, आपको नोट भी करने हैं, जहां पे आप हल कर रहे हैं वहां एक क्वेश्चन नोट भी करेंगे। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। यदि वायु में प्रकाश की चाल, यदि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड हो तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करें। कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करो। ठीक है, कैसे हल करेंगे इसको, दूसरा भी न्यूमेरिकल हो सकता है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो
यदि वायु में प्रकाश की चाल दी हो तो जल में पूछ सकता है। ठीक, तो देखो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो आपको दिया गया है NAG, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। NAG का मान कितना है, N या ANG भी पढ़ सकते हैं, NAG कितना है 1.5। वायु में प्रकाश की चाल को आप C से लिखते हैं, तो C का मान दिया है 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। और कांच में प्रकाश की चाल आपसे पूछी गई है, ठीक है, तो कांच में प्रकाश की चाल मान लो V पूछ रहा है। या आप ये भी लिख सकते हैं कि N = वायु में प्रकाश की चाल को V एयर भी लिख सकते हैं। ठीक, मतलब वायु में प्रकाश की चाल V एयर जो होती है ना, वो C के बराबर ही होती है। देखो इस क्वेश्चन में कहने का अर्थ हो सकता है कि कांच का अपवर्तनांक 1.5 दिया है, तो कांच का अपवर्तनांक 1.5 तो केवल n बराबर 1.5 लिखा जा सकता है। वायु के साथ लिखा है तो NG का मान लिख सकते हैं। वायु में प्रकाश की चाल ये C ही होता है, हमने भी ये लिख लिया। कांच में प्रकाश की चाल VG आपसे पूछ रहा है। तो अभी आपको हमने अपवर्तनांक की परिभाषा में बताया NAG क्या होता है। NAG का अर्थ होता है वायु में प्रकाश की चाल V एयर और अपान में कांच में प्रकाश की चाल VG। वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। ठीक है, और अगर क्वेश्चन ये भी हो सकता था, क्वेश्चन कहता कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं बराबर 1.5। हवा में प्रकाश की चाल C मान लेते 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। जब सापेक्ष नहीं करता तो इसको निरपेक्ष मान के कर देते, और कांच में प्रकाश की चाल V पूछता, तो आप फार्मूला लगा देते हैं बराबर C/V, और V = क्या आ जाएगा यहाँ से C/N करेंगे, C का मान 3 × 10⁸ और N का मान कितना रख देंगे 1.5 भाग कर देंगे, तो 2 × 10 कितना निकल आएगा 8 मीटर/सेकेंड। तो V का मान यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। अब अगर आपसे पूछें केवल लिखा हुआ कांच का अपवर्तनांक 1.5 है और कांच में प्रकाश की चाल बताओ, तब तो आपको यही प्रोसेस अपनानी है। ठीक, ये भी सही। और ऐसे लिखा हुआ वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तब भी आप लिख के करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हम इसको जैसे आपको बताए हैं, सूत्र बताए, इसी प्रकार से करें। तो NAG का मान 1.5, वायु में प्रकाश की चाल V एयर हो गया, कांच में पूछ रहा है, तो आप सूत्र क्या पढ़ेंगे, सूत्र है NAG = VA/VG से। ठीक है, तो क्या आ जाएगा NAG का मान 1.5 V एयर, तो V एयर या C कितना है 3 × 10⁸, अपान में कितना VG, कांच में प्रकाश की चाल पूछ रहा है, तो VG बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा 3 × 10⁸ बट्टे में 1.5, तो भाई 1.5 1.5 घंटा तो 30 हो जाएगा, 15 दूना 30, तो VG बराबर क्या आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। ठीक, तो आपका निकल आएगा कि कांच में प्रकाश की चाल कितनी है। इस टाइप के आपके अन्य भी अगर न्यूमेरिकल आ जाए तो उनको भी आप हल कर सकते हैं, ये न्यूमेरिकल नोट करना है। आज चलते हैं थोड़ा और जानते हैं। देखो आप लिखते हैं कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, बताइए वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होता है, NAG लिखते हैं। तो NAG बराबर क्या लिख देते हैं कि VA वायु में प्रकाश की चाल बटे VG किसमें प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल। इसको इक्वेशन क्या बना सकते हैं फर्स्ट। अब सोचिए जरा, जब वायु के सापेक्ष कांच का ऐसे लिखेंगे, अब हम अगर आपसे कहें कि कांच के सापेक्ष वायु का बताओ, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक बताओ, तो आप क्या लिखेंगे इसको, कांच के सापेक्ष, तो कांच G पहले लगाना है और A बाद में करना है। वायु के सापेक्ष कांच का NAG, कांच के सापेक्ष वायु का तो क्या हो जाएगा NGA, इधर क्या आएगा ऊपर आएगा VG/VA। भाई देखो जब A यहाँ था तो VA ऊपर है, जब G यहाँ है तो VG ऊपर, इक्वेशन क्या बना दी सेकंड। अब बात आती है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक NAG है, कांच के सापेक्ष वायु का क्या होगा NG है।
तो हम निकालना चाह रहे हैं कि NAG और NGA में क्या संबंध होगा, कि जो आपका वायु के सापेक्ष कांच का, कांच के सापेक्ष वायु का, ये एक दूसरे से किस प्रकार रिलेटेड है। तो ऐसा करते हैं कि समीकरण 1 व 2 का गुणा कर दें। तो इक्वेशन का आप गुणा कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपकी NAG और इसमें क्या है NGA बराबर, उधर देखो राइट हैंड साइड क्या है VA/VG और इनटू में क्या है VG/VA। तो देखो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो इधर 1 बचेगा। तो NAG इक्वल टू गुणे NGA इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, या यहाँ से NGA बराबर क्या आ जाएगा 1/NAG, अर्थात कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक का व्युत्क्रम होता है। ठीक है, अब अगर हम आपको लिखें कि इसी प्रकार जैसे लिखा है N12, ठीक, N12 का मतलब क्या है, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो N2 इसका उल्टा क्या होगा N2, ठीक है, या इसको इधर ले आए, इसको नीचे लिख सकते हैं। इसी प्रकार अगर लिखा है YNAW लिखा है तो इसको उल्टा क्या लिख सकते हैं NWA। समझ में आया? तो उल्टा कर देते हैं। अगर आपका दिया है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, तो कांच के सापेक्ष वायु का कितना होगा, तो उल्टा 2/3। यहाँ पर देखो, अब देख लो, वायु के सापेक्ष कांच का 3/2 यहाँ रखेंगे, 2 पर चला जाएगा, तो 2/3 रह जाएगा। तो यहाँ पर आप हेडिंग इसको बना सकते हैं कि अपवर्तनांकों के बीच संबंध, ठीक है। तो अपवर्तनांकों के बीच संबंध निकालेंगे तो वही आ जाएगा आपका कि क्या, यहाँ पर 2 माध्यमों के लिए हमने कर दिया है, वायु कांच के लिए माध्यम कई हो सकते हैं, ठीक, ऐसी कंडीशन अप्लाई होगी NG को NG, ये बीच बीच में एक ही रहेगा, किनारे किनारे समान रहेगा। तो ध्यान रखना, जैसे NAG का मान जैसे आपको दिया जाए, NAG भाई 3/2 है, तो NGA बताओ, तो आप क्या बताएंगे, कहेंगे 2/3। क्यों? क्योंकि देख लो NGA इक्वल टू 1 क्या होता है NAG का मान कितना 3/2, 2 पर चला जाएगा, क्या रह जाएगा 2, ठीक है। तो इस प्रकार ये अपवर्तनांकों के बीच में रिलेशन होता है। एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होगा वो दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम के अपवर्तनांक का व्युत्क्रम होगा। तो ये आपको नोट करना है, काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा, ठीक है। इसके बाद थोड़ी और अन्य बातें जानेंगे कि यदि हमारे पास कई माध्यम हो, थोड़ा ध्यान देना, यदि कई माध्यम का मतलब आपको इस प्रकार की स्थिति दी जाए कि आपके पास कई माध्यम हो, जैसे यदि यहां पर हमने 2 माध्यम लिए, ठीक, यदि कई माध्यम हो, यदि 3 माध्यम हो, समझ लेना, यदि 3 माध्यम हो, ठीक, या यहां पर लिख दो यदि कई माध्यम हो, ठीक। पहला माध्यम हो आपका क्या, वायु मान लें, दूसरा जल मान लें, तीसरा कांच मान लें, चौथा फिर वायु मान लें, ठीक। ये कई माध्यम हो अर्थात प्रकाश किरण कई माध्यमों से गुजरते हुए अपने पूर्व माध्यम में लौट आए। या यहाँ पर आप इसको ऐसे बना सकते हैं, ये बहुत विशेष बात रहेगी आपके लिए, ठीक है। यदि प्रकाश किरण वायु से चलकर कांच G, जल W से होते हुए
पुनः वायु में लौट आए, पुनः वायु में लौट आए। ठीक। और एक खास बात इसमें ये होती है कि कोई प्रकाश किरण वायु से चले, जल कांच में गई, जल में गई, फिर वायु में आ गई, लेकिन आपतित किरण और निर्गत किरण परस्पर समांतर हो। आपको बता दें, जैसे मान लीजिए ये कई माध्यम बटे हुए हैं, ठीक, ये कई माध्यमों की स्थिति है। जैसे ये माध्यम मान लें वायु, ये क्या मान लें कांच, ये क्या मान लें जल, और ये पुनः क्या मान लें वायु। कोई प्रकाश किरण चले यहां पर गिरे, ठीक है। तो आपने पढ़ा है कि जब कोई प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है। तो देखो ये प्रकाश किरण ऐसे आई, इस कंडीशन में थोड़ा अविलंब की ओर झुक गई ऐसे, फिर क्या हुआ, आप कांच से जल में गई तो जल कांच के सापेक्ष थोड़ा सा विरल है, तो थोड़ा सा ये क्या होगी दूर हो गई, ठीक। फिर जल से वायु में गई तो जल के सापेक्ष वायु और विरल है, तो थोड़ा सा अविलंब से ये और दूर हो जाएगा, ऐसे चली जाएगी, ठीक। तो पहले प्रकाश किरण वायु से चली, कांच में गई, कांच से किसमें आई जल में आई, जल से किसमें आई वायु में आई। देखो ये एंगल आपके देख लीजिए, इनको निकालने के और भी तरीके हैं। फिलहाल ये एंगल और ये एंगल सेम होता है, क्यों, क्योंकि ये किरण ऐसे जाती है, मतलब आपतित किरण को आगे बढ़ाए, निर्गत किरण तो है ही, ठीक। तो ये किरणें परस्पर समांतर हों, तो यहां पर लिख सकते हैं आए तथा आपतित व निर्गत किरणें, आपतित व निर्गत किरण परस्पर समांतर हो, आपतित व निर्गत किरणें परस्पर समांतर हो, ठीक है। चित्र की स्थिति ये है, और नहीं बनाना चाहते हैं तो ये याद रखना समांतर होती है इसमें, ठीक, समांतर होगी राशि में। तो आपका NAG क्या होगा, NAG का मतलब क्या है, NAG का मतलब है वायु के सापेक्ष कांच का क्या होगा बताइए, सूत्र क्या बनेगा, वायु में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल। इसको इक्वेशन क्या बना सकते हैं फर्स्ट, ठीक। अब पहली बार प्रकाश का अपवर्तन हुआ है वायु से कांच में, फिर जब यहां प्रकाश आया तो किसमें गया, कांच से जल में, तो दूसरा क्या लिखेंगे, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तन। देखो हवा के सापेक्ष कांच का तो ये बात लीजिए, कांच के सापेक्ष जल का तो क्या आएगा, कांच में जो प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल, इसको 2 बना ली समीकरण, ठीक। तीसरी इक्वेशन क्या बनाएंगे कि NWA जल के सापेक्ष हवा का, क्योंकि बाद में किरण जल से हवा में आई है। देखो पहले वायु से कांच में, वायु से कांच, ठीक। इसमें क्या होगा एयर से ग्लास में, इसमें क्या होगा ग्लास से किसमें गई वाटर में, इसमें क्या हुआ वाटर से किसमें आई एयर। तो NWA क्या बनेगा कि VW अपान में V एयर, क्वेश्चन क्या बना दी, ठीक। तीनों का गुणा कर दी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हो सकता है अगर इस क्लास में काम आई तो अगली क्लासों में काम आएगी। तो NAG ये सूत्र, NGW NWA लिख लिया, इन तीनों का गुणा कर दें, समीकरण 1 गुणे 2 और गुणा क्या कर दें 3 से। समीकरण 1 2 3 का गुणा करें तो क्या मिलेगा, NAG गुणे NGW और गुणे क्या मिलेगा NWA बराबर क्या आ जाएगा, इधर गुणा करेंगे तो VA अपान VG गुणे VG अपान VW गुणे VW अपान VA। देखो VA से VA कट जाएगा, VW से VW, VG से VG कट जाएगा, तो उधर एक बचेगा NAG गुणे NGW गुणे NWA बराबर क्या आ जाएगा 1। देख लो वही स्थिति है, इसमें 2 माध्यम थे, वायु के सापेक्ष, वायु से प्रकाश किरण कांच में गई थी, कांच से किसमें आई थी वायु में। इसमें 3 माध्यम है, देखो अंदर में पास वाले सब सेम है पतना, G G W W, लास्ट वाला पहला वाला सेम है। तो ऐसी कंडीशन में
तीनों अपूर्णांकों का गुणनफल 1 होता है, मतलब क्रम से अपूर्णांक लोगे 1 गुणनफल आएगा। बहुत से बात नहीं, वायु से कांच हो, कांच से जल हो, जल से ग्लिसरीन हो, ग्लिसरीन से कार्बन डाइसल्फाइड हो, कार्बन डाइसल्फाइड से वायु हो, सबका क्रमिक अपूर्णांकों का गुणा करते चले जाइए, इन सबका गुणनफल आपको 1 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको नोट करेंगे, हो सकते तो चित्र बना लेंगे और कल हम इसी फार्मूले को लेकर आगे बढ़ेंगे। आज के वीडियो में इतना ही रहेगा।